नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। HCL ग्रुप और फॉक्सकॉन मिलकर लगाएंगी उत्तर प्रदेश के जेवर में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत होगा छठा प्लांट। देश की रणनीतिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए बेहद अहम है सेमीकंडक्टर। कोलंबिया शामिल हुआ चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। दक्षिण अमेरिका के 2/3 देश अब तक इस योजना से जुड़ चुके हैं। दक्षिण अमेरिका बना चीन और अमेरिका के वर्चस्व की लड़ाई का मैदान जंग। और देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने जस्टिस BR गवई होंगे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। गवई हैं भारत के पहले बौद्ध और दूसरे दलित CJI। नमस्कार दोस्तों, आपके प्यार और समर्थन से हमारा डेली बुलेटिन लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब वक्त है एक नए और बेहतर फॉर्मेट की ओर बढ़ने का। अब से हमारा बुलेटिन हफ्ते में एक बार आ रहा है, स्पेशल वीकली बुलेटिन के रूप में। इस बुलेटिन में आपको मिलेंगी पूरे हफ्ते की सबसे अहम और बड़ी खबरें एक जगह, गहराई से विश्लेषण, बड़ा पर्सपेक्टिव, साथ में रहेंगे टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, डिफेंस, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जैसे खास सेगमेंट्स और जरूरी सवालों के सटीक जवाब। तो आइए वीकली बुलेटिन को शुरू करते हैं। भारत सरकार ने HCL ग्रुप और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के जेवर में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में करीब 3,706 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत यह छठा प्लांट होगा और जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा। प्लांट की खासियत की बात करें तो यहां हर महीने 20,000 वेफर बनाए जाएंगे। इससे हर साल करीब 3.6 करोड़ डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का प्रोडक्शन होगा। कमर्शियल प्रोडक्शन 2027 से शुरू होने की उम्मीद है। आइए समझते हैं कि वेफर क्या होता है और इससे चिप्स कैसे बनाई जाती हैं। देखिए, वेफर एक बहुत पतली, गोल और चमकदार प्लेट होती है जो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनती है। अब ये वेफर कैसे बनता है? सबसे पहले बहुत शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम या कोई अन्य एलिमेंट को पिघलाकर एक गोल डंडे जैसा बनाया जाता है। तकनीकी भाषा में इसे बाउल कहते हैं। फिर उसमें कुछ खास चीजें मिलाई जाती हैं। सिलिकॉन के केस में बोरॉन या फास्फोरस डाला जाता है। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग का मतलब होता है जानबूझकर कुछ अशुद्धियां मिलाना, जिससे सेमीकंडक्टर में ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रांग हो जाएं, या आसान भाषा में कहें तो सेमीकंडक्टर की ताकत बढ़ जाए। वेफर बनाने की इस विधि को कहते हैं जोक्राल्स्की विधि, क्योंकि इसका आविष्कार पोलिश केमिस्ट जॉन जोक्राल्स्की ने किया था। बहरहाल, बाउल बनाने के बाद एक वेफर आरी से इसको बारीक पतली पतली स्लाइस में काटते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम खीरे की गोल गोल स्लाइस काटते हैं। बहरहाल, अब इन वेफर्स को तेज एसिड से साफ किया जाता है ताकि कोई गंदगी न रहे। फिर उन्हें पॉलिश किया जाता है ताकि वो एकदम चकाचक और तैयार हो जाएं। अब इस वेफर पर होता है माइक्रो टेक्नोलॉजी और बहुत ही प्रिसीजन से डिजाइन बनाने का काम। इस वेफर के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन बनाए जाते हैं। इसके बाद वेफर की कटिंग होती है और एक वेफर से सैकड़ों चिप्स तैयार हो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल और, क्या वेफर का इस्तेमाल सिर्फ चिप्स के लिए होता है? नहीं, वेफर का इस्तेमाल सोलर पैनल से बिजली बनाने वाली चीजों में भी होता है। देखिए, इन वेफर स्लाइस का साइज आमतौर पर 1 इंच से लेकर 12 इंच यानी 300 mm तक होता है। आजकल कोशिश हो रही है कि और बड़े 450 mm वाले वेफर भी बने, जिससे ज्यादा चिप्स एक साथ बन पाए। देखिए, हर वेफर एक सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट का मतलब होता है नींव या बुनियाद, जिस पर कुछ बनाया जाता है। जब ये नींव सिलिकॉन नाम की चीज से बनी होती है तो उसे कहते हैं सिलिकॉन सबस्ट्रेट। ऐसे ही गैलियम नाइट्राइड सबस्ट्रेट, गैलियम आर्सेनाइड सबस्ट्रेट, सिलिकॉन कार्बाइड सबस्ट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड सबस्ट्रेट, सिलिकॉन ऑन सफायर सबस्ट्रेट भी एग्जिस्ट करते हैं। अब इस नींव पर चिप्स बनाए जाते हैं और ये चिप्स मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, सैटेलाइट, कार, मिसाइल, रोबोट तक हर जगह काम आते हैं। यानी जो भी मशीन सोचती है, चलती है या कुछ कंट्रोल करती है, उसमें चिप लगी होती है। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज आज चिप्स से ही चल रही है। यानी अगर देश को डिजिटल और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना है तो वेफर और चिप्स का घर में ही प्रोडक्शन करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा, आपके घर में नहीं, देश के लेवल पर। चिप बनाने में आत्मनिर्भर बनने से भारत की स्ट्रेटजिक और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी मजबूत हो जाएगी। इससे जॉब्स बढ़ेंगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार की सेमीकंडक्टर मिशन और मेक इन इंडिया की गंभीरता को दिखाता है। इससे भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक बड़ी जगह मिलेगी और टेक इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर लगता है तो भारत को एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी TSMC
ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ताइवान में स्थित है। ये कंपनी खुद के लिए चिप्स को डिजाइन नहीं करती, बल्कि दूसरी कंपनियों जैसे एप्पल, AMD, एनवीडिया और क्वालकॉम के लिए चिप्स बनाती है। TSMC की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुनिया के लगभग 50% से ज्यादा चिप मैन्युफैक्चरिंग मार्केट पर कब्जा रखती है और 3nm जैसी एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे है। एप्पल के आईफोन और मैक में इस्तेमाल होने वाली A सीरीज और M सीरीज चिप्स भी TSMC ही बनाती है। इसके बाद नंबर 2 पर है इंटेल, जो अमेरिका की कंपनी है और प्रोसेसर डिजाइन करने और खुद ही उन्हें बनाने के लिए जानी जाती है। तीसरे नंबर पर है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो साउथ कोरिया की कंपनी है। चौथे नंबर पर आती है एनवीडिया, जो अमेरिका की कंपनी है, और 5वें स्थान पर है अमेरिका की ही क्वालकॉम। अब भारत में अभी क्या स्थिति है? अभी भारत में कोई भी फुल्ली ऑपरेशनल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। इससे पहले अदानी ग्रुप और टावर सेमीकंडक्टर की 10,000 करोड़ रुपए की डील और फॉक्सकॉन और वेदांता की 19,500 करोड़ रुपए की डील रद्द हो चुकी हैं, क्योंकि इन दोनों में रेगुलेटरी और कॉस्ट से जुड़ी दिक्कतें आ गई थी। बाकी टाटा ग्रुप 11,000 करोड़ रुपए की एक चिप मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी बना रहा है और अमेरिका की कंपनी माइक्रॉन 2700 करोड़ रुपए की चिप पैकेजिंग यूनिट पर काम कर रही है। भारत ने हाल ही में एक बहुत ही खास हथियार बनाया है जिसका नाम है भार्गवास्त्र। ये एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन के उड़ने वाले छोटे छोटे ड्रोन्स को पकड़ सकता है और उन्हें रोक भी सकता है। इस सिस्टम को सौर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL नाम की भारतीय कंपनी ने बनाया है और इसका परीक्षण ओडिशा के गोपालपुर में किया गया है। भार्गवास्त्र 2 तरीकों से काम करता है। पहला तरीका है हार्ड किल, जिसमें ये ड्रोन को छोटे रॉकेट या मिसाइल से सीधा मार गिराता है, और दूसरा तरीका है सॉफ्ट किल, जिसमें ये ड्रोन को कंफ्यूज कर देता है, यानी ड्रोन को उल्टी दिशा में भेज देता है या काम करने से रोक देता है। यह सिस्टम 6 से 10 किलोमीटर दूर तक उड़ते हुए ड्रोन को पहचान सकता है। इसमें खास कैमरे और सेंसर लगे हैं जो बहुत ही छोटे ड्रोन को भी देख सकते हैं। भार्गवास्त्र को किसी भी इलाके में लगाया जा सकता है, चाहे वो पहाड़ हो, मैदानी जगह हो। इसकी मॉड्यूलर डिजाइन है, मतलब इसे जरूरत के हिसाब से छोटा, बड़ा या अलग अलग तरह से जोड़ा जा सकता है। इस सिस्टम की एक और खास बात यह है कि इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और ये दूसरे हथियार सिस्टम्स के साथ मिलकर एक साथ कई ड्रोन से लड़ सकता है। आज के समय में जब हमारे दुश्मन देश जैसे पाकिस्तान तुर्की से बनाए गए ड्रोन से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भार्गवास्त्र हमारे देश की रक्षा को और भी मजबूत बनाएगा। ये दिखाता है कि अब भारत अपना खुद का स्मार्ट हथियार बना सकता है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। इधर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों के नाम फिर से बदल दिए हैं। इनमें 15 पहाड़, 5 कस्बे, 4 पहाड़ी दर्रे, 2 नदियां और 1 झील शामिल हैं। चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाकर उन जगहों के नाम बदल देता है और उन्हें चाइनीज नाम दे देता है। आपको बता दें कि 2017 में चीन ने 6 जगहों के नाम बदले, 2021 में उसने 15 नए नाम दिए, 2023 में 11 नाम और 2024 में 30 नामों की लिस्ट जारी की। भारत इसे पूरी तरह खारिज करता है और साफ कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है, हमेशा भारत का ही हिस्सा रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है। चलिए समझते हैं कि आखिर चीन ने नेम गेम क्यों खेला और ये क्यों ऐसा खेलता रहता है। देखिए, चीन समय समय पर अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के नाम बदल देता है। वो उन्हें चीनी भाषा में नए नाम देकर कहता है कि ये इलाके उसके हैं। 2017 से लेकर 2024 तक 4 बार ऐसी नामों की लिस्ट जारी कर चुका है। चीन ऐसा क्यों करता है? ये भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है। चीन चाहता है कि दुनिया को लगे कि अरुणाचल पर उसका भी दावा है। वो ये काम तब ज्यादा करता है जब कोई भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अरुणाचल जाते हैं, या जब दलाई लामा जैसे तिब्बती नेता वहां जाते हैं। जैसे 2017 में नाम बदलने का यह सिलसिला शुरू हुआ जब दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे। फिर 2021 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के राज्य विधानसभा में जाने के बाद ऐसा देखा गया। चीन अरुणाचल प्रदेश के भारतीय एथलीट्स को वीजा जारी करने में भी मुश्किलें पैदा करता है। चीन का यह तरीका एक तरह की कूटनीतिक चाल है। वो दिखाना चाहता है कि ये उसका क्षेत्र है ताकि भविष्य में कभी बातचीत या विवाद में वो इसका राजनीतिक फायदा उठा सके। अब ये समझते हैं कि चीन का दावा किस पर है। चीन अरुणाचल प्रदेश के करीब 90,000 स्क्वायर किलोमीटर हिस्से को जांगनान या फिर साउथ तिब्बत कहकर अपना बताता है। वो कहता है कि यह हिस्सा इतिहास में कभी तिब्बत से जुड़ा था, इसलिए उस पर उसका हक है। इस पर चीन क्या तर्क देता है ये भी समझ लेते हैं। दरअसल 1914 में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन के बीच एक शिमला कन्वेंशन हुआ था। इसमें मैकमोहन लाइन के नाम की सीमा तय की गई थी। मैकमोहन लाइन ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने शिमला में यह सीमा तय की थी। यह सीमा रेखा भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर चीन म्यांमार बॉर्डर पर
इसुराजी पास तक खींची गई थी। यही लाइन आज भारत चीन की सीमा बनाती है। चीन इस रेखा के दक्षिण में आने वाले हिस्से पर दावा करता है, जो कि आज के भारत के अरुणाचल प्रदेश में आता है। चीन ने कभी मैकमोहन लाइन को पूरी तरह मान्यता नहीं दी। आपको बता दें कि 1914 में हुई शिमला संधि में चीन की ओर से रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो 1912 में चिंग वंश के पतन के बाद बना था, उसके एक प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। लेकिन उस समय चीन के प्रतिनिधि ने इस संधि पर सहमति नहीं दी थी। उसने कहा कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश नहीं है, इसलिए उसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा चीन का एक और तर्क यह है कि तवांग और लहासा के मठों यानी बौद्ध मठों के बीच ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध रहे हैं, इसलिए वो तवांग को भी अपने हिस्से के रूप में मानता है। हालांकि आज की कम्युनिस्ट सरकार 1949 में बनी थी, जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा हुई, लेकिन इनका स्टैंड आज भी वही है। अब चीन को इससे क्या मिलता है? ये गेम उसकी विदेश नीति का हिस्सा है, यानी पहले नाम बदलो, फिर दावा करो, फिर दबाव डालो। जैसे वो साउथ चाइना सी के टापुओं पर करता है, वैसे ही भारत में भी करने की कोशिश करता है। इसका मकसद है कि धीरे धीरे दुनिया में ये धारणा बनाई जाए कि ये क्षेत्र विवादित है, डिस्प्यूटेड है। हालांकि भारत हर बार इसे खारिज करता है और कहता है कि नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। अरुणाचल भारत का ही है। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। देश को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल गए हैं। इनका नाम है जस्टिस BR गवई। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारत के 52वें CJI की शपथ दिलाई। खास बात यह है कि जस्टिस BR गवई भारत के पहले बौद्ध CJI हैं और दलित समाज से आने वाले दूसरे CJI हैं। हालांकि इनकी नियुक्ति सिर्फ 6 महीने के लिए हुई है, 23 नवंबर 2025 तक। चलिए समझते हैं संविधान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं। एक बात याद रखिए, संविधान में अलग से CJI के कार्यकाल या उनको हटाए जाने का प्रावधान नहीं है। संवैधानिक प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए ही हैं, वही प्रावधान CJI पर लागू होते हैं। आइए आगे बढ़ें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत संसद को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, गठन और शक्तियों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने की शक्ति। अब सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, पर CJI के केस में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस से परामर्श करेगा जिनसे वो जरूरी समझे। अब CJI की नियुक्ति में परंपरा के अनुसार क्या होता है? परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जज को यह पद दिया जाता है। हालांकि संविधान में वरिष्ठता का कोई उल्लेख नहीं है। देखिए, CJI बनने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट का जज बनना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, या तो किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहना चाहिए, या 10 वर्ष तक वकील के तौर पर काम करना चाहिए, या राष्ट्रपति की दृष्टि में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। और इन्हीं जजेस में से एक को समय के साथ मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के कार्यकाल की बात करें तो न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना साइन किया हुआ त्यागपत्र देकर भी अपना पद त्याग सकते हैं। इसके अलावा संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा भी इन्हें हटाया जा सकता है। हालांकि इस विधि से हटाए जाने के लिए केवल 2 आधार होते हैं, पहला साबित कदाचार और दूसरा असमर्थता। ये प्रोसेस अनुच्छेद 124(4) में बताई गई है। चलिए CJI के कामों की बात करें तो CJI की प्रमुख भूमिकाओं में सुप्रीम कोर्ट की बेंचों का गठन करना, मामलों का आवंटन करना, न्यायिक कॉलेजियम का नेतृत्व करना और संवैधानिक मामलों में दिशा देना, ये सब शामिल होता है। उनका वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1958 के तहत ही तय होती हैं। अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना ने कांचा गाचिबोवली नाम की एक जगह पर IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम पर सैकड़ों पेड़ काट दिए। ये सब कुछ एक लंबे वीकेंड के दौरान हुआ जब कोर्ट बंद था। CJI BR गवई ने सरकार को साफ कहा है कि या तो जंगल बहाल करो या फिर मुख्य सचिव और आधा दर्जन ऑफिसरों को जेल भेजा जाएगा। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या पर्यावरण क्लियरेंस लिया गया था पेड़ काटने से पहले। कोर्ट ने साफ कहा कि यह सब प्री प्लान्ड यानी पहले से सोच समझकर किया गया था। सरकार का दावा है कि हजारों पेड़ नहीं कटे हैं,
लेकिन कोर्ट ने तस्वीरें देखकर कहा कि साफ दिख रहा है हजारों पेड़ काटे गए हैं। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 104 एकड़ जमीन में 60% से ज्यादा हिस्सा घना जंगल था, जिसे 2 रात में साफ कर दिया गया। आइए समझते हैं कि कांचा गाचीबोवली का पारिस्थितिक महत्व क्या है। देखिए, कांचा गाचीबोवली हैदराबाद के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण शहरी वन क्षेत्र है जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास स्थित है और हाल ही में इसके 400 एकड़ भूमि को लेकर विवाद हुआ है, जिसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए चिन्हित किया गया था। यह इलाका तेलंगाना का राज्य पशु चीतल, तेलंगाना का राज्य पक्षी भारतीय रोलर और राष्ट्रीय पक्षी मोर जैसे वन्य जीवों का आवास है। यह वन क्षेत्र कार्बन सिंक, प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर और भूजल रिचार्जर के रूप में काम करता है, जो हैदराबाद के पश्चिमी गलियारे के स्थानीय माइक्रो क्लाइमेट को बनाए रखने में सहायक है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में 2 प्रमुख झीलें हैं, बफेलो लेक और पिकॉक लेक, जो वन्य जीवों के लिए जल स्रोत प्रदान करती हैं। यहाँ अद्वितीय चट्टानी संरचनाएं हैं जिनमें मशरूम रॉक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कांचा गाचीबोवली के समीप स्थित कासु ब्रह्मानंद रेड्डी यानी KBR नेशनल पार्क है, जो 390 एकड़ में फैला है और शहरी जैव विविधता के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसके पास मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य भी है, जो कि हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह अभयारण्य मंजीरा नदी के किनारे स्थित है और मगरमच्छों, पक्षियों और अन्य जलीय जीवों का आवास है। 14 मई 2025 को कोलंबिया ने आधिकारिक रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला लिया है। चलिए समझते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है और कोलंबिया के शामिल होने से कोलंबिया और चीन को क्या फायदा होगा। अमेरिका और चीन के बीच के रिश्तों को यह कैसे प्रभावित करेगा। देखिए, BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की एक वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश परियोजना है, जिसकी शुरुआत 2013 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। इसका उद्देश्य दुनिया के अलग अलग देशों को सड़क, रेल, बंदरगाह, ऊर्जा, डिजिटल नेटवर्क और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से चीन से जोड़ना है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 मुख्य घटक हैं। पहला सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ये यूरोप और एशिया को सड़क और रेल मार्गों से जोड़ता है, और दूसरा है मैरीटाइम सिल्क रोड, समुद्री मार्गों के जरिए यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है। BRI चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य है दुनिया के देशों में भारी निवेश करके राजनीतिक और आर्थिक पकड़ बनाना और संसाधनों तथा बाजारों तक चीन की पहुंच को सुनिश्चित करना। अब तक दक्षिण अमेरिका के 2/3 देश इस योजना से जुड़ चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी पहली वजह है चीन द्वारा भारी निवेश किया जाना, दूसरी बड़ी वजह है अमेरिका के साथ इन देशों का तनाव होना, और तीसरी वजह है इन विकासशील देशों की निवेश जरूरतें जो चीन पूरी कर रहा है। अब ये जान लीजिए कि इस क्षेत्र में सबसे पहले पनामा ने वर्ष 2017 में BRI से हाथ मिलाया, जहां बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स और रेलवे जैसे क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू की गईं। इसके बाद 2018 में वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, उरुग्वे, चिली और कोस्टारिका भी इस पहल में शामिल हो गए। वेनेजुएला में तेल और कंस्ट्रक्शन, जबकि इक्वाडोर में डैम्स, हाइड्रो पावर और रेलवे जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ। बोलीविया में ऊर्जा, खनिज और ट्रांसपोर्ट, उरुग्वे में लॉजिस्टिक्स और एग्रीकल्चर, चिली में ट्रेड, समुद्री बंदरगाह और डिजिटल नेटवर्क, और कोस्टारिका में रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश हुआ। 2019 में पेरू और क्यूबा भी BRI से जुड़ गए। पेरू में चीन ने लैटिन अमेरिका का पहला बीजिंग फंडेड मेगा पोर्ट, जिसका नाम है चानकाय पोर्ट, शुरू किया और रेलवे नेटवर्क पर निवेश किया, जबकि क्यूबा में टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा। 2022 में अर्जेंटीना BRI में शामिल हुआ। अर्जेंटीना में न्यूक्लियर प्लांट्स, ट्रेनों और डैम्स पर काम किया गया, जबकि ब्राजील में बड़ी परियोजनाओं को लेकर बातचीत जारी है। अब सबसे हालिया सदस्य के तौर पर कोलंबिया 14 मई 2025 को BRI में शामिल होने की औपचारिक घोषणा कर चुका है, जिसे देश के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने विदेश नीति के इतिहास में बदलाव बताया। कोलंबिया चीन के साथ निवेश, टेक्नोलॉजी और पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि चीन किस तरह लैटिन अमेरिका को अपनी वैश्विक रणनीति में एक अहम स्थान दे रहा है। चलिए अब समझते हैं कि अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच लैटिन अमेरिका एक नई कोल्ड वॉर का मैदान बनता जा रहा है। पहले अमेरिका इन सब का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन अब चीन बन गया है। जैसे ब्राजील, पेरू, चिली में अमेरिका चाहता है कि ये देश चीन की जगह अमेरिका के साथ जुड़े, पर चीन लगातार अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। अब सोचिए, चीन ने लैटिन अमेरिका के लिए अब क्रेडिट में 9.2 अरब डॉलर यानी लगभग 76,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा चीन अमेरिका के बीच में पनामा नहर एक मुद्दा हो सकता है। पनामा नहर एक अहम समुद्री रास्ता है। 5% वैश्विक व्यापार यहीं से गुजरता है।
अमेरिका को डर है कि चीन की कंपनियां नहर पर कब्जा जमा रही हैं, जिससे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है। चीन कहता है कि हम दुनिया को जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं। चीन खुद को ग्लोबल साउथ का रक्षक और सहयोगी बता रहा है। कुल मिलाकर कोलंबिया का चीन के साथ जुड़ना अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। इससे लैटिन अमेरिका में चीन की पकड़ और मजबूत होगी। अमेरिका और चीन की वैश्विक वर्चस्व की लड़ाई अब दक्षिण अमेरिका के देशों में भी साफ दिखने लगी है। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। 14 मई 2025 का दिन बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन साबित हुआ। इस दिन बलूच नेताओं ने खुलकर पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा और रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अनाउंस ट्रेंड करने लगा। इस ऐलान की अगुवाई मीर यार बलोच ने की। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस से गुजारिश की कि वो शांति सेना भेजे और भारत सरकार से दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने की इजाजत मांगी। दोस्तों, ये ऐलान अचानक नहीं हुआ, बल्कि बलूचिस्तान में कई सालों से चल रहे आजादी के आंदोलन का ये नतीजा है। यहाँ के लोग काफी वक्त से पाकिस्तान की सरकार के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसी आंदोलन का हिस्सा है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA, जिसने हाल ही में ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 नाम से एक बड़ा हमला किया। इसमें एक ही समय पर 58 जगहों पर 78 हमले किए गए, जिनमें खासकर सेना और सुरक्षा संस्थानों को निशाना बनाया गया। मीर यार बलोच ने भारतीय मीडिया से एक खास अपील भी की। उन्होंने कहा कि बलोच लोगों को पाकिस्तान के अपने लोग कहना बंद करें, क्योंकि हम पाकिस्तान का हिस्सा कभी थे ही नहीं। फिलहाल बलूच नेता दुनिया भर के देशों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस आजादी की घोषणा को पूरी तरह खारिज किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर बलूचिस्तान वाकई आजाद हो गया तो क्या यह भारत के लिए अच्छा होगा? इस पर बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह मुद्दा सिर्फ एक आजादी की लड़ाई नहीं, बल्कि इसमें कूटनीतिक, भौगोलिक, रणनीतिक, आर्थिक फायदे और सुरक्षा जैसे कई पहलू जुड़े हैं। बलूचिस्तान की आजादी से भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियोपॉलिटिकल एडवांटेज की। अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो पाकिस्तान का लगभग 44% हिस्सा और उसका सबसे महत्वपूर्ण संसाधन समृद्ध इलाका उससे अलग हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान बहुत कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC को भी झटका लग सकता है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो कि बलूचिस्तान में है CPEC का हिस्सा है। जाहिर सी बात है कि बलूचिस्तान के आजाद होने से CPEC खतरे में पड़ जाएगा, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों को झटका लगेगा। अब यह भी समझिए कि बलूचिस्तान खनिज और प्राकृतिक संसाधन के नजरिए से काफी रिच है। यहाँ रेयर अर्थ मेटल्स, यूरेनियम, तांबा, सोना, गैस और कोयला प्रचुर मात्रा में है। बलूचिस्तान के आजाद होने से यहाँ से खनिज और प्राकृतिक संसाधन भारत को आयात करने में आसानी होगी और चीन जैसे ताकतों पर निर्भरता घट जाएगी। वहीं बलूचिस्तान भारत के लिए वैकल्पिक एनर्जी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा सकता है। बलूचिस्तान में गैस और कोयले के भंडार हैं, वहां भारत को निवेश और व्यापार के मौके मिल सकते हैं। बलूचिस्तान के आजाद होने से भारत को स्ट्रेटेजिक पोर्ट एक्सेस भी मिल सकता है। देखिए, ग्वादर पोर्ट वर्तमान में चीन पाकिस्तान के नियंत्रण में है। अगर बलूचिस्तान में भारत समर्थित सरकार बनती है या भारत का समर्थक सरकार बन जाती है तो भारत इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। इससे अरब सागर में नौसैनिक शक्ति बढ़ेगी और भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा को फायदा मिल जाएगा। साथ ही अफगानिस्तान और ईरान के जरिए भारत सीधे मध्य एशिया तक पहुंच सकता है, जिससे तेल और गैस आयात में बड़ी सुविधा मिलेगी। बलूचिस्तान के आजाद होने से भारत को कूटनीतिक और सामरिक बढ़त भी मिलेगी। पाकिस्तान का कश्मीर पर नैतिक दावा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वो खुद अपने ही हिस्से को नहीं संभाल पाया। सेना और ISI का ध्यान भी बटेगा, जिससे पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद फैलाने की ताकत कमजोर पड़ेगी। इसके अलावा बलूचिस्तान भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक अलाई बन सकता है। अगर बलूचिस्तान एक स्वतंत्र भारत समर्थक राष्ट्र बनता है तो भारत को पश्चिमी सीमा पर एक नया सहयोगी मिल जाएगा। इससे पाकिस्तान और चीन की 2 फ्रंट वाली चुनौती हल्की हो सकती है। कुल मिलाकर स्वतंत्र बलूचिस्तान भारत के लिए एक सुरक्षा ढाल, आर्थिक अवसर और भू राजनीतिक विजय का कारण बन सकता है।
अगर भारत बुद्धिमानी से इस मौके का इस्तेमाल करता है तो ये 21वीं सदी का एक बड़ा रणनीतिक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। 16 मई को सिक्किम अपना स्टेटहुड डे मनाता है। दोस्तों, 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। आइए समझते हैं कैसे सिक्किम, जो कभी एक स्वतंत्र रियासत थी, 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना, और कैसे सिक्किम के भारत में शामिल होने के प्रोसेस में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सिक्किम का इतिहास मुख्यतः लेपचा, भूटिया और लिंबू जनजातियों से जुड़ा है। सबसे पहले लेपचा जनजाति यहाँ बसी थी, जिनका सिक्किम के पहाड़ों से गहरा जुड़ाव था। ये लोग प्रकृति पूजक थे। फिर 17वीं शताब्दी में तिब्बती मूल के भूटिया लोग यहाँ आए, ये यहाँ बस गए और बाद में इन्होंने यहाँ शासन भी किया। फिर शुरू हुआ सिक्किम में राजशाही का दौर। 1642 में फुनशोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल यानी राजा घोषित किया गया। ये भी भूटिया ही थे। इन्हें तिब्बती बौद्ध लामाओं ने राजा घोषित किया, जिससे सिक्किम में बौद्ध धर्म की पकड़ मजबूत हुई। फिर कुछ सालों बाद सिक्किम में नेपाली प्रभाव देखा गया। 18वीं शताब्दी से नेपाल और भूटान सिक्किम पर हमला करने लगे। नेपालियों ने सिक्किम के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिससे सिक्किम का क्षेत्रफल बहुत घट गया। इससे घबराकर सिक्किम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता मांगी। 1817 में ट्रीटी ऑफ टिटलिया के तहत ब्रिटिशों ने सिक्किम को नेपाली आक्रमण से बचाया। इसके बदले सिक्किम ने ब्रिटिशों को एक तरह से प्रोटेक्टर स्वीकार कर लिया। बाद में 1835 में सिक्किम के राजा ने दार्जिलिंग की पहाड़ी भूमि ब्रिटिशर्स को दे दी, ताकि वे सैनिटोरियम यानी एक तरह का हेल्थ रिजॉर्ट बना सकें। बाद में दार्जिलिंग एक बड़ा ब्रिटिश हिल स्टेशन बना। देखिए, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति तिब्बत और भारत के बीच बहुत ही रणनीतिक थी। इसके अलावा यह प्राचीन सिल्क रूट पर भी था। यही वजह थी कि ब्रिटिशों ने इसे चीन और ब्रिटिश भारत के बीच एक बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल किया। फिर 1861 में अंग्रेजों ने तुमलुंग संधि के माध्यम से सिक्किम पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन चोग्याल वंश सत्ता में बना रहा। आइए अब समझते हैं भारत की आजादी के बाद की स्थिति क्या थी। देखिए, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब सिक्किम एक स्वतंत्र राजशाही राज्य था। न भारत में शामिल हुआ न पाकिस्तान में। लेकिन सरदार पटेल सिक्किम को भारत में मिलाना चाहते थे। वहीं प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन के साथ संबंधों को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं किया। हालांकि 1950 में सिक्किम ने भारत के साथ प्रोटेक्टोरेट एग्रीमेंट साइन किया, जिससे भारत को उसकी रक्षा, संचार और विदेशी मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार मिला। साथ ही सिक्किम के आंतरिक मामलों में शासन राजा के पास ही रहा। फिर 1962 के युद्ध ने यह बता दिया कि सिक्किम की भौगोलिक और सामरिक महत्ता बहुत ज्यादा है। 1964 में नेहरू और सिक्किम के राजा ताशी नामग्याल की मृत्यु के बाद नए राजा पाल्डेन थोंडुप नामग्याल ने सिक्किम को भूटान जैसा स्वतंत्र दर्जा देने की मांग की। फिर इंदिरा गांधी भारत की पीएम बनी और 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी ने रॉ चीफ RN काव को कहा कि सिक्किम के भारत में विलय की योजना बनाइए। 4 दिनों में एक योजना तैयार की गई, जिसमें राजा की सत्ता को कमजोर करना और जनता को लोकतंत्र के समर्थन में एकजुट करना शामिल था। अब यह भी समझिए कि नेपाली मूल की आबादी जो बहुसंख्यक थी, वे राजा की तानाशाही से ऑलरेडी नाराज थी और ऐसी परिस्थितियों में 1973 में सिक्किम में राजशाही के खिलाफ भारी जन आंदोलन शुरू हुआ। यहां तक कि शाही महल को भी घेर लिया गया। फिर भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया और त्रिपक्षीय समझौता किया, जिसके तहत 1974 में चुनाव हुए और सिक्किम नेशनल कांग्रेस सत्ता में आई। यहाँ एक नया संविधान अपनाया गया, जिसमें राजा की भूमिका नाम मात्र की रह गई। लेकिन अभी भी सिक्किम का विलय भारत में नहीं हुआ था। फिर 1975 में सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ। इसमें 97.5% लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया। उधर भारतीय संसद ने 36वां संविधान संशोधन पारित किया और 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया और सिक्किम की 333 सालों की राजशाही का अंत हुआ। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में नीलगिरी के बहुत ही सेंसिटिव इकोलॉजिकल सिस्टम में एक पंप्ड हाइड्रो पावर परियोजना के लिए इनिशियल परमिशन दे दी है। यह परियोजना तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है, जो पश्चिमी घाट के जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र का हिस्सा है। इस परियोजना का नाम अपर भवानी पंप्ड हाइड्रो पावर परियोजना है। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट की है। इसके लोकेशन की बात करें तो यह अपर भवानी डैम और एवलांच एमराल्ड जलाशयों के बीच मुकुर्थी नेशनल पार्क से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही बनाई जाएगी। यह परियोजना NTPC तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड के द्वारा एग्जीक्यूट की जाएगी और ये कंपनी NTPC और तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है। दोस्तों, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि परियोजना से नीलगिरी की जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे ये प्रोजेक्ट मुकुर्थी नेशनल पार्क के पास है, जो नीलगिरी तहर जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों का आवास है। परियोजना से जैव विविधता पर प्रभाव आ सकता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है।
आइए डिटेल में समझते हैं कि नीलगिरी का क्या महत्व है। नीलगिरी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक पर्यावरणीय धरोहर है। यह इलाका जैव विविधता, जलवायु संतुलन और कई लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए नीलगिरी के पर्यावरणीय महत्व को देखते हैं। देखिए, नीलगिरी दक्षिण भारत का एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों राज्यों की सीमाओं पर फैला है। नीलगिरी पर्वतमाला दक्षिण भारत की एक अनोखी भौगोलिक संरचना है जो 3 प्रमुख भौगोलिक इकाइयों पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्कन के पठार का मिलन बिंदु है। ये इलाका बहुत खास है क्योंकि यहाँ बहुत सारी अनोखी और दुर्लभ जानवरों और पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। नीलगिरी के आसपास कई महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं जो इस क्षेत्र को जैव विविधता के लिए बेहद खास बनाते हैं। तमिलनाडु में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है जो नीलगिरी तहर, हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में स्थित बांदीपुर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर का एक अहम हिस्सा है और बाघ संरक्षण के लिए मशहूर है। केरल की सीमा पर वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो हाथियों के लिए एक प्रमुख कॉरिडोर यानी रास्ता प्रदान करती है। वहीं केरल में ही स्थित साइलेंट वैली नेशनल पार्क प्राचीन और घने वर्षा वनों के संरक्षण के लिए जाना जाता है जहां आज भी कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में ही मुकुर्थी नेशनल पार्क है जो नीलगिरी तहर जैसे खास पहाड़ी जानवर का मुख्य निवास स्थान माना जाता है। ये सभी पार्क मिलकर नीलगिरी क्षेत्र को भारत के सबसे समृद्ध और संरक्षित पर्यावरणीय क्षेत्रों में से एक बनाते हैं और इन सब को जोड़ता है नीलगिरी बायोस्फीयर। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 1986 में बनाया गया था और 2000 में यूनेस्को ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी। यहाँ से कावेरी, भवानी, मुथिरियारू जैसी नदियां निकलती हैं जो दक्षिण भारत की जीवन रेखा हैं। यहाँ की कई प्रजातियां केवल इसी क्षेत्र में मिलती हैं जैसे नीलगिरी तहर, भारतीय हाथी, स्लॉथ बेयर, नीलगिरी मॉर्टेन और मालाबार सीवेट जैसी कई रेयर और एंडेमिक प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। यह इलाका क्लाइमेट चेंज रिसर्च, वन संरक्षण और मानव पशु संघर्ष पर वैश्विक अध्ययन के लिए प्रयोगशाला जैसा है। इसके अलावा नीलगिरी का इको टूरिज्म मॉडल विश्व के अन्य बायोस्फीयर रिजर्व के लिए उदाहरण है। नीलगिरी सिर्फ एक पहाड़ी नहीं बल्कि भारत की प्राकृतिक खूबसूरती और जीवनदायिनी विरासत का एक शानदार हिस्सा है। इसलिए इस परियोजना को पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के लिए सरकार द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रदान किया गया है जो परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करेगा। EIA अध्ययन में जलीय और स्थलीय दोनों पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव का विश्लेषण शामिल होगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यह परियोजना भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन और प्रबंधन जरूरी है। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, CSET की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में पोलियो के नए मामले देखे गए हैं। इस वजह से देश में 2018 के बाद पहली बार पोलियो आउटब्रेक घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया कि पोर्ट मोरेस्बी और ला शहरों में सीवेज सैंपल में टाइप 2 पोलियो वायरस पाया गया। WHO ने चेतावनी दी है कि यह पोलियो वायरस इंडोनेशिया में फैल रहे स्ट्रेन से जुड़ा है और वैश्विक स्तर पर खतरा पैदा कर सकता है। फिलहाल यहां 2 बच्चों में संक्रमण देखा गया है, जिससे डर है कि यह सोसाइटी में बड़े पैमाने पर न फैल जाए। इसलिए न केवल वर्तमान आउटब्रेक को रोकना जरूरी है बल्कि लंबे समय में टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाना भी होगा ताकि बच्चों को भविष्य में सुरक्षित रखा जा सके। आपको बता दें कि पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। यह बीमारी एक खास वायरस से फैलती है जिसे पोलियो वायरस कहते हैं। यह वायरस इंसान के पेट में पलता है और ज्यादातर गंदगी के रास्ते फैलता है। जैसे अगर कोई इंसान गंदे हाथों से खाना खा ले या गंदे पानी से कुछ पी ले तो उसे पोलियो हो सकता है। पोलियो शरीर के नर्वस सिस्टम पर असर करता है जिससे हाथ या पैर कमजोर हो सकते हैं या काम करना बंद कर सकते हैं। कई बार ये पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज बना देता है और कुछ मामलों में जान तक जा सकती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, लेकिन इससे बचा जा सकता है और बचाव का तरीका है वैक्सीन यानी टीका।
पोलियो से बचाने के लिए 2 तरह की वैक्सीन दी जाती हैं। एक है ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी, जो मुंह में बूंदों के रूप में दी जाती हैं, और दूसरी आईपीवी, जो इंजेक्शन के जरिए दी जाती है। साफ सफाई रखना और बच्चों को समय पर पोलियो की वैक्सीन दिलवाना ही इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। पापुआ न्यू गिनी में केवल 47% बच्चों को पोलियो का टीका लगाया गया है और कुछ जिलों में यह दर मात्र 8% है। यह सिचुएशन वायरस के फैलाव के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाती है। चलिए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, सेमीकंडक्टर वेफर निर्माण प्रक्रिया और उससे संबंधित तकनीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? जोक्राल्स्की विधि का उपयोग वेफर के निर्माण के लिए किया जाता है। वेफर केवल सिलिकॉन से बनाए जाते हैं और अन्य किसी एलिमेंट से नहीं। डोपिंग प्रक्रिया से सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बदला जा सकता है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा विकसित भार्गवास्त्र प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली है जिसका परीक्षण गोपालपुर में किया गया। इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल द्वारा डेवलप किया गया है। यह हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों तकनीकों का उपयोग करती है। विकल्प के जरिए उत्तर देना है। केवल कथन 1 सत्य है, केवल कथन 1 और 3 सत्य है, केवल कथन 2 और 3 सत्य है, या फिर सभी कथन सत्य है। शिमला कन्वेंशन किस वर्ष में आयोजित किया गया था जिसमें मैकमोहन लाइन तय की गई थी? 1947, 1911, 1914 या फिर 1927? अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन किन 2 देशों के बीच की सीमा को दर्शाती है? भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, या फिर भारत और भूटान? पांचवा सवाल है, कांचा गाची बोवेली शहरी वन क्षेत्र किस कारण से हाल में चर्चा में रहा? वहां एक नई अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है। सरकार ने वहां जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए सैकड़ों पेड़ों की अवैध कटाई हुई। यह पहला भारतीय स्थल बना जिसे यूनेस्को ने जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया। छठा सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम भारत प्रोटेक्टोरेट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर, नेहरू और सिक्किम के राजा ताशी नामग्याल की मृत्यु, सिक्किम में जनमत संग्रह, सिक्किम नेपाल संघर्ष के बाद ट्रीटी ऑफ टिटलिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। 4 1 2 3, 1 2 3 4, 4 2 1 3, या फिर 2 4 1 3। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें भारत में जनमत संग्रह के माध्यम से विलीन हुई? हैदराबाद, जूनागढ़, सिक्किम, या फिर मणिपुर? सही विकल्प चुनना है। केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 3, या फिर 1 2 और 4। अगला सवाल, अपर भवानी पंप्ड हाइड्रो पावर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह परियोजना केरल के वायनाड जिले में है। यह परियोजना मुकुर्थी नेशनल पार्क के भीतर बनाई जा रही है। यह परियोजना एनटीपीसी और टैंग ईडीसीओ की संयुक्त पहल है। इस परियोजना की क्षमता 500 मेगावाट से कम है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते पिछले बुलेटिन के प्रश्न और उनके जवाब आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नमस्कार। Thank you.